हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक चल रहा है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, अध्याय 6। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पहलू बचे हुए हैं, पहले इनको कंप्लीट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, अनुच्छेद 29 और 30 में जो अधिकार दिए गए हैं वो किस प्रकार का अधिकार है। तो अनुच्छेद 29-30 में जो अधिकार है वो संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार है। हमारे संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। अनुच्छेद 30 के आधार पर संविधान में अल्पसंख्यकों का वर्गीकरण भाषाई और धार्मिक आधार पर किया गया है। किस आधार पर? भाषा के और धार्मिक आधार पर। यदि अल्पसंख्यकों को राजनीतिक रूप में परिभाषित किया जाए, जो मात्रात्मक रूप में अल्प संख्या में रहने वाले लोग अल्पसंख्यक कहलाएंगे, या जिनकी आबादी 50% से कम हो वो अल्पसंख्यक कहलाएंगे। अल्पसंख्यक आयोग ने भारत में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में सम्मिलित किया है। किस किस को? मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी को। यहां से प्रश्न पूछे गए हैं, याद रखिएगा। अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है, तो यह अधिकार है। और अनुच्छेद 29(1) में भारत में नागरिकों के किन्हीं वर्गों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। और अनुच्छेद 29(2) के तहत अगर बात करें तो राज्य से वित्त पोषित प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्था में धर्म, जाति और मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 के तहत अगर बात किया जाए तो शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार है। अनुच्छेद 30(1) के तहत अगर बात किया जाए तो भारत में सभी अल्पसंख्यकों यानी भाषाई और धार्मिक आधार पर इनको अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करना और उनके प्रबंधन का इन्हें अधिकार होगा। तो अल्पसंख्यक कौन है? भाषाई और धार्मिक आधार पर इनका वर्गीकरण है, याद रखिएगा। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों का जो आशय है, इसका मतलब ऐसी शैक्षणिक संस्थाएं जो अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा स्थापित हो। ये संस्थाएं दो प्रकार की हो सकती हैं, एक राज्य से अनुदान प्राप्त करने वाली और दूसरा राज्य से अनुदान न प्राप्त करने वाली संस्थाएं। ठीक है। स्थापना और प्रबंधन के बारे में अगर बात करें तो उच्चतम न्यायालय के अनुसार स्थापना और प्रबंधन के अधिकार में प्रवेश की प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार सम्मिलित है। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अपने समुदाय के विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए अलग प्रक्रिया अपना सकती है, लेकिन बहुसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए एक निष्पक्ष प्रक्रिया का निर्धारण करना होगा और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के कुल विद्यार्थियों की संख्या का 50% भाग बहुसंख्यक समुदाय से लेना होगा, याद रखिएगा। देखिए, पहला जो केस है मोहिनी जैनवाद। इस वाद में न्यायालय ने निर्णय दिया कि स्थापना और प्रबंधन के अधिकार में शुल्क निर्धारण का अधिकार सम्मिलित नहीं है और अल्पसंख्यक संस्थाओं के लिए शुल्क का निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाएगा। दूसरा जो केस है टीएमए पाई फाउंडेशन वाद। यदि देखिए, इसमें जो बातें कही गई कि यदि कोई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था सरकार से अनुदान प्राप्त करती है तो शैक्षणिक संस्था की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व निर्धारित 50 की संख्या से संबंधित प्रावधान को हटा दिया और स्पष्ट किया है कि जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाएं राज्य से सहायता प्राप्त करती हैं, राज्य उनसे अपेक्षा करेगा कि वे उचित संख्या में अन्य समुदाय के जो अभ्यर्थी हैं इनको भी अपनी संस्था में प्रवेश दें। शुल्क एवं प्रबंधन के अधिकार में क्या सम्मिलित है? तो पहला न्यायालय ने कहा कि शैक्षणिक संस्थाओं को शुल्क निर्धारण का अधिकार है, लेकिन शैक्षणिक संस्थाएं व्यावसायिक संस्थाएं नहीं है, इसलिए शैक्षणिक संस्था के द्वारा कैपिटेशन शुल्क या डोनेशन नहीं लिया जा सकता है। तो कैपिटेशन फी या डोनेशन नहीं लिया जा सकता है। दूसरा न्यायपालिका के अनुसार अगर बात करें तो शैक्षणिक संस्था के द्वारा यह तय किया जाएगा कि प्रवेश में कितना प्रतिशत भाग अन्य समुदायों को दिया जाए, यह संस्था के स्थान और प्रकृति पर निर्भर होगा। तीसरा, अल्पसंख्यक समुदाय की संस्थाओं में प्रवेश के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। चौथा है न्यायपालिका की पीठ का निर्णय। 11 न्यायाधीशों की पीठ ने जो निर्णय दिया वो ये निर्णय दिया कि निम्नलिखित मामलों पर सरकार के निर्देशों को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मानना होगा। पहला, अकादमिक सत्र का निर्धारण, यानी जैसे जुलाई से सत्र प्रारंभ होगा।
अकादमिक अर्हता का निर्धारण, यानी उदाहरण के तौर पर 60% वाले जो होंगे वो फर्स्ट डिवीजन होंगे, और शिक्षकों की योग्यता का निर्धारण, ये सभी जो है याद रखिएगा, इन संस्थाओं को मानना होगा। और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद 30(2) के तहत किसी भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को अनुदान देने में इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि जो संस्था है वो अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा प्रशासित है, तो भेदभाव नहीं किया जाएगा। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा निम्नलिखित प्रावधान को जोड़ा गया। अनुच्छेद 30(1)(a) के तहत अगर बात करें तो यदि किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की भूमि का अधिग्रहण राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा तो उस संस्था को बाजार दर पर जो है मुआवजा देना होगा। ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह प्रावधान जोड़ा गया है, याद रखिएगा। इसके बाद अनुच्छेद 31, ये क्या है? तो देखिए ये निरसित है, ये मतलब कि मूल अधिकार से ये जो अधिकार है वो हटा दिया गया है। संपत्ति का जो अधिकार है ये निरसित कर दिया गया है। 31 याद रखिएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं संपत्ति के अधिकार में टकराव है। अनुच्छेद 39(b)(c) में यह उल्लेख है कि राज्य ऐसी नीतियों का निर्माण करेगा, इसका मतलब कि जो राज्य है ऐसे नीतियों का मतलब कि निर्माण करेगा जिससे संपत्ति का केंद्रीकरण कुछ हाथों में न हो और सभी को आय के अवसर और परिस्थिति यानी स्टेटस की समानता प्राप्त हो। इसीलिए संपत्ति का सीमांकन अवश्य था और सरकार के सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए जमींदारी उन्मूलन आवश्यक था। संपत्ति के अधिकार के निम्नलिखित संविधान संशोधनों के द्वारा जो है सीमित किया गया। पहला संविधान संशोधन अनुच्छेद 31(a) और 31(b) जोड़ा गया। अनुच्छेद 31(a) के तहत 5 प्रकार के संपत्तियों को जो है संपत्ति के अधिकार से बाहर कर दिया गया और अनुच्छेद 31(b) के तहत नवी अनुसूची का निर्माण किया गया जो भूमि सुधार के सभी कार्यक्रमों को नवी अनुसूची में शामिल कर दिया गया और इस अनुसूची में शामिल विषयों को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया। इस प्रकार प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को सीमित कर दिया गया। देखिए बेला बनर्जी वाद जो है, बेला बनर्जी केस जो है इसको याद रखिएगा। बेला बनर्जी की कंपनी जो है, बेला बनर्जी की जो कंपनी का सरकार, जो बेला बनर्जी की जो कंपनी है इसका सरकार ने क्या कर दिया है, विलय करके उचित मुआवजा नहीं दिया और इस पर बेला बनर्जी ने न्यायालय में अपील की। न्यायालय ने बाजार मूल्य के अनुसार क्षतिपूर्ति करने का सरकार को जो है निर्देश दिया। इसके बाद संसद ने 25वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा मुआवजा शब्द को अनुच्छेद 31 से जो है हटा दिया। 25वें संविधान संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि यदि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत वर्णित अनुच्छेद 39(ख) और अनुच्छेद 39(ग) के प्रभावी प्रवर्तन के लिए राज्य कोई विधि बनाता है, कोई कानून बनाता है, तो उसे इस आधार पर किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा कि अनुच्छेद 14, 15 और 31 के अंतर्गत प्राप्त मौलिक अधिकारों का ये अतिक्रमण किया, तो इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा, याद रखिएगा। अनुच्छेद 39(ख) में प्रावधान है कि राज्य जो है समुदाय के भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा जो समाज के सामूहिक हित के लिए सर्वोत्तम हो। अनुच्छेद 39(ग) में राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह आर्थिक व्यवस्था का संचालन इस प्रकार से करे जिससे संपत्ति एवं उत्पादन के साधनों का कुछ ही वर्गों तक संकेंद्रण न हो जाए। 26वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जो है प्रिवी पर्स, याद किया, प्रिवी पर्स को हटा दिया गया, यानी देशी रियासतों के नरेशों के सभी विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया। किस संशोधन के द्वारा? 26वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अगर बात करें तो जनता पार्टी सरकार के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के सूची से हटा दिया गया। वर्तमान समय में स्थिति जो है, संपत्ति का जो अधिकार है एक वैधानिक अधिकार है और ये भाग 12 में अनुच्छेद 300(a) के तहत है और जिसका अभिप्राय है कि अब संपत्ति के अधिकार के उल्लंघन के आधार पर कोई व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकता। अभी भी संपत्ति के मूल अधिकार का अवशेष संविधान में शेष है, तो इसके बारे में देख लेते हैं कहां कहां पर है। देखिए, यदि सरकार के द्वारा किसी व्यक्ति के कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण किया जाए जो हदबंदी सीमा के अंतर्गत हो तो सरकार के द्वारा इसका मुआवजा जो है
पूर्ण मुआवजा देना होगा। और यदि सरकार किसी अल्पसंख्यक धार्मिक शैक्षणिक संस्था की भूमि का अधिग्रहण कर ले तो सरकार को बाजार दर पर उसको मुआवजा देना होगा। अनुच्छेद 30(1)(a) के तहत जो है इसमें बातें कही गई है। इसके बाद अनुच्छेद 32 जो है ये जो अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों के तहत न्यायालय के द्वारा प्रदान की जाने वाली रीटें, पहला है याद रखिएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके बाद है परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, कोवारंटो, ठीक है। तो ये सभी जो है ये रीट है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 32 जो है केवल मूल अधिकार ही नहीं है बल्कि मूल अधिकारों के क्रियान्वयन का ये माध्यम भी है। तो आर्टिकल जो 32 है इसको याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। जो आर्टिकल 32 है, अनुच्छेद जो 32 है, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? यह संविधान का हृदय और आत्मा है, ये बात कही। और न्यायालय के द्वारा प्रदान की जाने वाली जो रीटें हैं, जैसे पहला है हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है? जो बंदी बनाए गए हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से सामने लाना। तो इसका मतलब अगर आप भवार समझेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा, आप कहीं भी डाउट में नहीं रहेंगे। तो हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिनको बंदी बनाया गया है इनको जो है सामने प्रकट करना है। तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति को जो शरीर है उपस्थित करना। तो याद रखिएगा हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है। और इसके बाद अगर इसमें बात करें तो देखिए यह सरकार और व्यक्ति यानी जो हैबियस कॉर्पस है इसको सरकार और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है और इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रीट कहा जाता है। उनके विरुद्ध नहीं जिन्हें न्यायालय दंडित कर चुका है। तो हैबियस कॉर्पस जो है न्यायालय के द्वारा दंडित लोगों पर लागू नहीं होता है और उनके विरुद्ध नहीं जो निवारक नजरबंदी के मतलब कि दायरे में है, निवारक नजरबंदी में बंद है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए RES जो है जुडिकाटा का सिद्धांत लागू नहीं होता है, जिस पर पहले क्या रेस जुडिकाटा का मतलब जिस पर पहले ही निर्णय हो चुका है उस पर बंदी प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत लागू नहीं होगा। जिस मामलों पर न्यायपालिका ने अपना निर्णय दे दिया है तो उस मामले को जो है पुनः उसी आधार पर न्यायपालिका के समक्ष नहीं लाया जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद दूसरा है परमादेश मैंडमस। इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं। देखिए आप कब आदेश देंगे, इसका मतलब है आप समझिएगा कि आदेश कब दिया जाता है। हम आदेश देते हैं, कौन आदेश देगा? ऊपर वाले आदेश देंगे नीचे वाले को, मतलब बड़े छोटे को आदेश देते हैं। तो न्यायालय के द्वारा किसी प्राधिकारी या अधिकारी या सरकार या न्यायिक निकायों के विरुद्ध इस रीट को जारी किया जा सकता है जो लोग मतलब कि जो लोग कर्तव्य या कानूनी दायित्व का पालन करने से इनकार करते हैं। तो आदेश दिया जा सकता है, हम आदेश देते हैं कि आप जो है अपने अधिकार अपने जो आपके जो दायित्व हैं उसका आप पालन करें। तो ये जो है प्राधिकारी अधिकारी सरकार या न्यायिक निकायों के विरुद्ध इस रीट को जारी किया जाता है उनके दायित्वों को पालन कराने के लिए। राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध ये रीट नहीं जारी किया जा सकता, याद रखिएगा, कुछ अपवाद है। इसके बाद है अधिकार परीक्षा, को वारंटो। को वारंटो का मतलब होता है कि किस अधिकार से आपने इस पद को ग्रहण किया है, आपको जो अधिकार है आपको बताना है। तो यदि किसी सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति जो है अवैध रूप से आसीन है, अवैध रूप से उस पद को ग्रहण किया है तो यह रीट जारी की जा सकती है। यह रीट किसी निजी पद पर यानी प्राइवेट पद पर जो है आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। इसके बाद है सर्टेनरी उत्प्रेषण। इसका मतलब होता है मंगा लेना। क्या मंगा लेना? तो मंगा लेना यहां पे भी ये शर्त लागू हो जाता है कि आप जो है मतलब कि कोई चीज जो है अपने पास मंगाते हैं, अगर नीचे के लोगों के पास है या मतलब कोई चीजें फंस जाती है तो आप कहते हैं कि आपसे नहीं होगा, आप मेरे पास लाइए, तो उन चीजों को मंगा लेना सर्टेनरी मतलब उत्प्रेषण। तो मंगा लेना, उच्चतम न्यायालय किसी निचली अदालत से किसी मामले को सुनवाई के लिए अपने पास मंगा सकता है। यह रिट तब जारी होती है जब निचली अदालत ने उस मामले पर फैसला नहीं दिया है, यह निर्णय उत्तरवर्ती चरण में दिया जाता है। और पांचवा है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, मना कर देना। प्रतिषेध यानी मना करना। उच्चतम न्यायालय निचली न्यायपालिका को किसी मामले की सुनवाई से मना कर सकता है। यह रिट तब जारी की जाती है जब मामला निचली अदालत में लंबित हो। प्रतिषेध हमेशा निर्णय के पूर्ववर्ती चरण में दिया जाता है। निर्धारित प्रक्रिया क्या है? निर्धारित प्रक्रिया
यह उच्चतम न्यायालय की परंपरागत प्रक्रिया थी जिसे वादी प्रतिवादी न्याय की प्रक्रिया कहा जाता है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय वही व्यक्ति जाएगा जिनके मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो। तो इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय वही व्यक्ति जाएगा जिसके मूल अधिकार का हनन हुआ हो, उल्लंघन हुआ हो। और इसकी कमी यह थी कि इसमें प्रक्रिया जो है महत्वपूर्ण थी, न्याय नहीं, याद रखिएगा। इसके बाद उच्चतम न्यायालय के द्वारा 1980-90 के दशक में वादी प्रतिवादी प्रक्रिया में बदलाव लाया गया। समूह के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए कोई तीसरा व्यक्ति या संस्था भी न्यायपालिका के समक्ष जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा मूल अधिकारों के लिए परिवर्तित प्रक्रिया के तहत जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को PIL को प्रारंभ किया गया। समाचार पत्र की सूचना के आधार पर भी न्यायपालिका स्वतः संज्ञान सुओ मोटो के आधार पर कार्रवाई कर सकती है। इसे न्यायपालिका के सुने जाने के अधिकार का विस्तार माना गया। न्यायपालिका ने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए केवल प्रक्रिया में ही परिवर्तन नहीं किया बल्कि मूल अधिकारों के भी विस्तृत व्याख्या की। जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है? ऐसी याचिका जो व्यक्तिगत हितों की रक्षा के लिए नहीं बल्कि बहुसंख्यक लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए दी जाए, वो है आपका जनहित याचिका। अनुच्छेद 33 और 34 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 33 जो है, इसमें जो प्रावधान है कि सैन्य बल और अर्धसैनिक बलों में कार्यरत लोगों के लिए मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करने के लिए संसद के द्वारा विधि का निर्माण किया जाएगा, विधानसभा के द्वारा नहीं। अनुच्छेद 34, यदि किसी क्षेत्र में सैन्य अधिनियम लागू हो तो उस क्षेत्र के लिए मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, जैसे सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून 1920 यानी अप्सपा आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958, याद रखिएगा। इस कानून के तहत सैन्य बलों को कुछ विशेष अधिकार मिल जाते हैं, जैसे लोगों की तलाशी, आवागमन पर रोक लगाना आदि। मानवाधिकार कार्यकर्ता इस पर जो है प्रबल प्रतिरोध कर रहे हैं। ऐसे कानूनों का प्रयोग अपवाद स्वरूप होना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मानवाधिकारों का जो हनन है वो शून्य हो। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए कुछ मूल अधिकारों का प्रभाव, कुछ मूल अधिकारों का जो प्रभाव है इसके संदर्भ में डिस्कस कर लेते हैं। अनुच्छेद 35 जो है केवल संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यह अधिकार राज्यों के विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि भारत में मूल अधिकार एवं उनके उल्लंघन पर दंड और उनके प्रकार में एकरूपता हो। इस दिशा में अनुच्छेद 35 निम्नलिखित व्यवस्था करता है। क्या क्या व्यवस्था करता है? पहला, संसद के पास, विधानमंडल के पास नहीं, संसद के पास निम्नलिखित मामलों में कानून बनाने का अधिकार होगा। पहला, किसी राज्य या केंद्र शासित या स्थानीय या अन्य प्राधिकरण में किसी रोजगार या नियुक्ति के लिए निवास की व्यवस्था अनुच्छेद 16 के तहत। मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए निर्देश, आदेश या रिट जारी करने के लिए उच्चतम या उच्च न्यायालयों को छोड़कर अन्य न्यायालयों को सशक्त बनाना अनुच्छेद 32 के तहत। देखिए, सशस्त्र बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध अनुच्छेद 33 के तहत। और किसी सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ के दौरान जो है किसी कृत्य के लिए क्षतिपूर्ति देना अनुच्छेद 34 के तहत। संसद के पास जो है, याद रखिएगा, संसद के पास, न कि राज्य विधानमंडल के पास। तो संसद के पास मूल अधिकारों के तहत दंडित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार होगा। और इसमें जो निम्नलिखित शामिल है वो है अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता, मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम का जो है प्रतिषेध अनुच्छेद 23 के तहत। और इसके अतिरिक्त संसद संविधान के लागू होने के बाद उपयुक्त कार्यों के विरुद्ध दंड के लिए कानून बना सकती है। और इस तरह से संसद के लिए अनिवार्य किया जाता है कि वह ऐसे कानून बनाए। तो ये उपयुक्त वर्णित मामलों के संदर्भ में संविधान के अस्तित्व में आने के समय प्रभावी कोई भी विधि तब तक प्रभावी रहेगी जब तक संसद के द्वारा इसे परिवर्तित, निरसित या संशोधित नहीं किया जाता। अनुच्छेद 35 जो है संसद को उपयुक्त विषयों पर कानून बनाने का प्रावधान सुनिश्चित करता है और इनमें से कुछ अधिकार राज्य विधानमंडल के पास भी होते हैं। इसके बाद देखिए, मंदिर में प्रवेश महिलाओं का जो है मौलिक अधिकार है। इस पे जो विवाद चला था, इसमें जो निर्णय दिया गया था, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। 1 अप्रैल 2016 को बॉम्बे उच्च न्यायालय ने किसी पूजा स्थल या मंदिर में प्रवेश के लिए लैंगिक विभाजन पर रोक लगा दी। शनि सिंगड़ापुर मंदिर में महिला के प्रवेश को लेकर विवाद के बाद जो है 1 अप्रैल 2016 को न्यायालय ने महिलाओं के प्रवेश को वैध ठहराया।
सही ठहराया और कहा कि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पुरुष जा सकते हैं, महिलाएं नहीं। तो पुरुष और महिलाएं सामान्य हैं, वे कहीं भी जा सकते हैं। वे अगर पुरुष अगर मंदिर में जा सकते हैं तो महिलाएं भी उस मंदिर में जा सकती है। तो इस तरह से जो है निर्णय दिया गया, याद रखिएगा। संविधान के आधारभूत ढांचे में जो शामिल तत्व है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर में जो शामिल तत्व हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में संविधान के आधारभूत ढांचे में शामिल तत्वों को स्पष्ट किया है। इन तत्वों की सूची पूर्ण या अंतिम न होकर सिर्फ उदाहरण स्वरूप है। न्यायालय समय समय पर कुछ तत्वों को इस सूची में शामिल करता रहा है और आगे भी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक निम्नलिखित तत्वों को संविधान के आधारभूत ढांचे में शामिल किया है। क्या क्या? संविधान की सर्वोच्चता, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, संविधान का संघात्मक ढांचा, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव पर आधारित लोकतांत्रिक प्रणाली, राज व्यवस्था का गणतंत्रात्मक ढांचा, रिपब्लिकन ढांचा, संसदीय प्रणाली की सरकार, देश की संप्रभुता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार, संसद की संविधान में संशोधन करने की सीमित शक्ति। इसके बाद मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों के मध्य संतुलन, मूल अधिकारों का सार, हालांकि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, सामाजिक और आर्थिक न्याय का उद्देश्य तथा राज्य का लोक कल्याणकारी स्वरूप। इसके बाद है धर्मनिरपेक्षता। इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट जो है, याद रखिएगा, निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक 2016। दिव्यांग से जुड़े विधेयक को राज्यसभा ने 14 दिसंबर 2016 को सर्वसम्मति से जो है पारित कर दिया और इसमें निःशक्त जनों से भेदभाव किए जाने पर 2 वर्ष तक की कैद और अधिकतम 5 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया। दिव्यांगों की श्रेणी में तेजाब हमले के पीड़ितों को भी जो शामिल किया गया है। निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक 2016 काफी व्यापक है और इसके अंतर्गत दिव्यांगों की श्रेणियों को जो है 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। विधेयक के जो विशेष बिंदु हैं, विधेयक में निःशक्त जनों के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था है वो 3% से बढ़ाकर 4% कर दी गई है। भेदभाव की स्थिति में 6 महीने से लेकर जो है 2 वर्ष तक की कैद और 10,000 रुपए तक के जुर्माने की सजाएं हैं, इनका जो है प्रावधान है। एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा जो निःशक्तता को परिभाषित करेगा। वर्तमान सरकार केरल में दिव्यांग विश्वविद्यालय बना रही है और यह 2017 से शुरू हुआ। निःशक्तता में अब जो है मानसिक विकार, ऑटिज्म, सेरेब्रम पॉल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, क्रॉनिकल न्यूरोलॉजिकल दशा जैसी समस्याएं भी शामिल हैं। दिव्यांग बच्चों का 6 से 18 वर्ष तक जो है निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी और केंद्र तथा राज्य सरकार दिव्यांगों के कल्याण के लिए सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी। 2011 के जनगणना के अनुसार देश में दिव्यांगों की जनसंख्या जो है 2.68 करोड़ थी, जो ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड के कुल जनसंख्या के लगभग बराबर है। इस नए विधेयक से लगभग 10 करोड़ लोगों को फायदा होगा। दिव्यांगों की 21 जो श्रेणियां हैं, याद रखिएगा कौन कौन से लोग जो होंगे वो दिव्यांग श्रेणी में शामिल होंगे। अंधापन से ग्रसित, कमजोर दृष्टि वाले, कुष्ठ रोग, श्रव्य क्षीणता, चलने में असमर्थ, बौनापन, बौद्धिक निःशक्तता, मानसिक रुग्णता, ऑटिज्म, मस्तिष्क पक्षाघात, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, गंभीर न्यूरोलॉजिकल दशा, सीखने में कमजोरी, मल्टीपल क्लोरोसिस और वाचन और भाषा संबंधी निःशक्तता, बोलने और भाषा को समझने में निःशक्तता, और थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल रोग, बहुनिःशक्तता, तेजाब हमले से पीड़ित और पार्किंसंस रोग से ग्रसित व्यक्ति जो होंगे वो दिव्यांग के श्रेणी में शामिल होंगे। देखिए, इसके बाद अगर बात करें तो पैसिव यूथेनेसिया और लिविंग विल वैध घोषित कैसे हुआ, इसके संदर्भ में कुछ बातें करेंगे। पैसिव यूथेनेसिया और लिविंग विल वैध जो है घोषित हो गया है और 9 मार्च 2018 को उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने पैसिव यूथेनेसिया और लिविंग विल को कुछ शर्तों के साथ वैध घोषित कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि एक गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज की याचिका पर जो है ये जो है निर्णय दिया था। उच्चतम न्यायालय ने 40 वर्षों से लाइफ सपोर्ट के सहारे जीवित रही मुंबई की नर्स अरुणा शानबाग, याद रखिएगा अरुणा शानबाग मामले में 11 मार्च 2011 को पैसिव यूथेनेसिया की अनुमति दी थी। पैसिव यूथेनेसिया निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है जिसमें धीरे धीरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा दिया जाता है, परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, व्यक्ति की मृत्यु। लिविंग विल एक लिखित दस्तावेज होता है
इसे कोई भी व्यस्क एवं स्वस्थ मानसिक दशा का व्यक्ति जो है बना सकता है। जन्म के समय लिंगानुपात संबंधी नीति आयोग की रिपोर्ट, इसके बारे में देख लेते हैं। 9 फरवरी 2018 को नीति आयोग ने जन्म के समय लिंगानुपात संबंधी अपनी रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट स्वस्थ राज्य और प्रगतिशील भारत, हेल्दी स्टेट और प्रोग्रेसिव इंडिया के संदर्भ में है। रिपोर्ट के अनुसार देश के 21 बड़े राज्यों में से 17 राज्यों में जन्म के समय लिंगानुपात में गिरावट दर्ज की गई। गुजरात में इस संदर्भ में 53 अंकों की चिंताजनक गिरावट दर्ज की गई। गुजरात के बाद हरियाणा में 35 अंकों की गिरावट दर्ज हुई। नीति आयोग ने लिंग चयनात्मक गर्भपात के लिए जांच पर अपनी चिंता और स्थिति को स्पष्ट किया है। एसआरबी में सर्वाधिक सुधार जो है पंजाब में दिखाई दिया है। 19 अंकों की जो है इसमें वृद्धि हुई है पंजाब में, और सुधार में दूसरे तीसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश 10 अंकों के साथ और बिहार 9 अंकों के साथ है। देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2019, 3 मई 2019 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और इसका मुख्य विषय था निर्वाचन एवं लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट जो है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। 2020 के रिपोर्ट में लैंगिक अंतराल सूचकांक में 153 देशों को जो है सूचीबद्ध किया गया है। सूची में आइसलैंड को पहला स्थान मिला है। इसके बाद सूची में नॉर्वे दूसरे स्थान पे, फिनलैंड तीसरे स्थान पे, स्वीडन चौथे स्थान पे और निकारागुआ 5वें स्थान पे है। भारत को इस सूची में 112वें स्थान दिया गया है और इस सूची में अंतिम जो 5 देश हैं वो है यमन, इराक, पाकिस्तान, सीरिया और कांगो, याद रखिएगा। इसके बाद है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जो है ये जारी किया जाता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स का मुख्यालय जो है ये पेरिस में है, यानी फ्रांस में है और 2019 में इस सूची में 180 देश शामिल किए गए। शीर्ष जो 3 देश हैं वो है नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन। भारत की जो स्थिति है इस संदर्भ में 2018 में भारत 140वें स्थान पर है। 16वां एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन जो है 16 एशिया मीडिया समिट AMS 16वां एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन 12 से 14 जून 2019 के मध्य सीएम रिप में जो है यानी कंबोडिया में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन कुआलालंपुर में स्थित एशिया प्रशांत इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र का एक प्रतिष्ठित शिखर सम्मेलन है। 16वें सम्मेलन का मुख्य जो विषय है वह मीडिया डिजिटलीकरण, विकासशील बाजारों पर ध्यान केंद्रित करना। और इसके बाद है, देखिए जो न्यू डेटा है, आप एक बार न्यू डेटा को एनालिसिस कर लीजिएगा। मेरा मेन मकसद था कि इसके बारे में आपको बताना कि यहाँ पे प्रश्न एक मतलब कि एक और बढ़ जाता है कि जो जैसे वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट है इसमें भारत का कौन सा स्थान है, जैसे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है इसमें भारत का कौन सा स्थान है, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये रिपोर्ट किनके द्वारा जारी किया जाता है और पहला जो देश है पहले स्थान पे जो देश है वो कौन सा देश है। तो 2-3 प्रश्न जो है इन रिपोर्टों से बनते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद सबरीमाला मंदिर जो विवाद है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सभी आयु वर्ग के महिलाओं को जो है सबरीमाला मंदिर परिसर में जो है प्रवेश के लिए मतलब की अनुमति दे दी है। सबरीमाला मंदिर परिसर केरल के याद रखिएगा पठानमथिट्टा जिले में स्थित प्रवेश की अनुमति जो है मिल गई है महिलाओं को सबरीमाला मंदिर परिसर में। न्यायालय के 5 न्यायाधीश वाली संवैधानिक पीठ ने 4-1 के बहुमत से जो है 53 साल पुरानी परंपरा को जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया और इस निर्णय के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने 1991 में केरल उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए उस निर्णय को क्या कर दिया? निरस्त कर दिया, समाप्त कर दिया। 1991 में केरल का जो उच्च न्यायालय उसने कहा था कि जो सबरीमाला मंदिर में स्थित देवता है वो अयप्पा ब्रह्मचारी प्रकृति के हैं, इसलिए महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये जो निर्णय था इसको समाप्त कर दिया गया है। ये 1991 में केरल के उच्च न्यायालय ने दिया था। लेकिन अब जो है सबरीमाला मंदिर परिसर में जो महिलाएं हैं वो प्रवेश कर सकती हैं, किसी भी वर्ग के महिलाओं को प्रवेश की अनुमति है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में डिस्कस करेंगे
तो आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको किसी भी पॉइंट में, किसी भी टॉपिक में, कहीं भी आपको कोई डाउट हो या किसी भी प्रश्न में, या आपको कहीं भी मतलब कोई भी डाउट हो, आप मतलब कि बेफिक्र होकर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पेज पे हमारे साथ जो है कन्वर्सेशन कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए।